नमस्कार। तो आप सभी का हमारी पहली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक शुरुआत करने का सोचा है, वो है पॉलिटी डालने का। मैं अब हर संडे को एक पॉलिटी की क्लास लेकर आया करूँगा। तो आज हम हमारी पहली क्लास में संविधान का निर्माण पढ़ने वाले हैं। संविधान निर्माण के अंतर्गत हम संविधान सभा को पढ़ेंगे। आज हमारी पहली क्लास में संविधान निर्माण पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि संविधान जो हमारी संविधान सभा बनी थी 1946 में, उस विधान सभा की पहली बार मांग किसने करी थी। भारत में अगर संविधान सभा की पहली बार कोई मांग करने वाले थे तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी ने ही पहली संविधान सभा की मांग करी थी और वो करी थी 1895। आपको इस बात को याद रखना है। अगर आप इनको लिखना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और इन फैक्ट को आप लिख भी सकते हैं ताकि आप रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली संविधान सभा की मांग सबसे पहले करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे और ये मांग अनौपचारिक थी। आपको ये याद रखना है कि ये जो मांग थी वो अनौपचारिक थी। इसके बाद जो मांग करने वाले थे वो महात्मा गांधी जी ने करी थी 1922 में, जिनकी पत्रिका थी यंग इंडिया। इसमें संविधान सभा की मांग करी थी गांधी जी ने। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा की मांग करी गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो भी मोतीलाल नेहरू ने पेश करी थी और वो करी थी 1928 में। तो आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा की मांग करी थी 1928 में। इसके बाद अगर कोई औपचारिक मांग करने वाला व्यक्ति था तो वो थे भारत में एम.एन. रॉय। अगर आपको जो ये जितनी भी मांग थी ये सभी अनौपचारिक मांगे थी, लेकिन सब भारत में पहली बार अगर किसी ने औपचारिक मांग करी थी तो वो थी एम.एन. रॉय ने, जिन्होंने 1937 में जेल से मांग करी थी संविधान सभा की। जी हाँ, संविधान सभा की जेल से मांग करी थी। और एम.एन. रॉय भारत के साम्यवादी नेता थे। इन्होंने पहली बार औपचारिक मांग करी थी संविधान सभा की पहली बार अगर भारत में कोई औपचारिक मांग करने वाले व्यक्ति थे तो वो थे एम.एन. रॉय। जी हाँ, इसके बाद 1935 के बाद 1937 के बाद 1935 में कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी। इसके बाद नेहरू जी ने भी 1938 में संविधान सभा की मांग करी थी। नेहरू जी ने ये सभी बात आपको याद रखनी है। देखिए, संविधान सभा की मांग अगर पहली बार किसने करी थी तो वो बाल गंगाधर तिलक हैं, जिन्होंने 1880 में संविधान सभा की मांग करी थी और ये अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में 1922 में संविधान सभा की मांग करी थी। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में संविधान सभा की मांग करी थी। इसके बाद जो औपचारिक पहली बार भारत में अगर किसी ने औपचारिक मांग करी तो वो थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1937 में जेल से संविधान सभा की मांग करी थी। और इसके बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी थी। और इसके बाद 1938 में नेहरू जी ने भी संविधान सभा की मांग करी थी और पहली बार भारत में औपचारिक मांग थी वो थी 1937 में। ये दो पॉइंट आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं। इसके बाद हम आते हैं कैबिनेट मिशन पर। संविधान सभा के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त 1947 तक हम ब्रिटेन के अधीन थे, यानी कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे भारत। अब 1945 में ब्रिटेन में एक नई सरकार बनती है जिसमें क्लीमेट एटली नए प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में आता है कैबिनेट मिशन। जो भी भारत में आता है 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें 3 सदस्य थे। फर्स्ट है जो पेटिंग लॉरेंस
इस 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। अब इस मिशन के आने के बाद भारत में संविधान सभा का गठन होता है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको याद रखना, संविधान सभा के गठन से पहले भारत में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आता है, जिसमें 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स, जिनमें से पैट्रिक लॉरेंस इन 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के हेड होते हैं। 1945 में ब्रिटेन में नई सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है और भारत में संविधान सभा का गठन होता है। सभा के गठन से पहले हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। संविधान सभा के लिए क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ये भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अब संविधान सभा में ये जो निर्वाचन हुए थे, ये हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। अब 1946 में चुनाव होते हैं। भारत में एक सीट 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट पर सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि पूरे भारत में उस टाइम पर लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। इस फार्मूले की वजह से संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य? 389 सदस्य चुने जाते हैं। 389 सदस्यों में से 389 सदस्य चुने जाते हैं संविधान सभा के लिए। उनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। अगर आप इसको परमानेंट याद रखना चाहते हैं तो कॉपी में ये सारे फैक्ट लिखते रहे ताकि आपको काम आ सकते हैं। ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। अब इन 296 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत से थे 296 सदस्य, जिनमें से 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से थे। यानी कि आज हम जो केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उस टाइम पर भी कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे और ये पूरे भारत में शहर थे। एक था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ये कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे और इनसे एक सदस्य चुने गए थे। एक सदस्य यानी कि टोटल सदस्य इन 4 कमिश्नरी प्रांत से 4 जगह से 4 सदस्य चुने गए थे और 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, यानी कि 292 प्लस 4, ये हो गए 296 सदस्य और प्लस 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और ये टोटल होते हैं 389 सदस्य। 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। उस टाइम भारत में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो इस हिसाब से 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं। अब मैं इसको सबसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे हमारी बात को बढ़ाते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये मैं भी पहली कोशिश कर रहा हूँ, कहीं गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी रहूँगा और नेक्स्ट टाइम से हम बेटर करते रहेंगे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, हम क्लास रेगुलर टाइम बेस पर रहेंगे तो हम हमारी क्वालिटी बढ़ाने पर ज़्यादा क्वालिटी वाइज वीडियो आ पाएंगे। अब कहीं गलती हो सकती है, पहली बार में मैं भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, इस कारण शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। के अंदर सीटों के आवंटन के बारे में समझ चुके हैं कि यानी कि 389 सदस्य थे संविधान सभा में। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य थे देशी रियासतों से। अब हम बात करते हैं कि 78 सीटें मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित थी और 4 सीटें सिख वर्ग के लिए आरक्षित थी और 210 सीटें सामान्य वर्ग के लिए और इनमें से 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में उस टाइम के सबसे बड़े 2 नेता गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना।
ये दो भारत के बड़े नेता थे, लेकिन इन दोनों नेताओं ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जी हाँ, आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसके बाद आपको दो नाम और याद रखने हैं कि जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सिद्धू, ये दो सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्य पहले चुने गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ये भी याद रखना है, त्याग पत्र, संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन के बाद, संविधान सभा के निर्वाचन के ठीक बाद, यानी कि संविधान सभा के गठन के बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने के बाद क्या कर दिया? संविधान सभा का ही बहिष्कार कर दिया, यानी कि मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, ये संविधान की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। जी हाँ, संविधान सभा की पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें अध्यक्ष शशिदानंद सिन्हा होते हैं। शशिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उम्र के लिहाज से। इस वजह से इन्हें 9 दिसंबर 1946 के दिन पहली बैठक में शशिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये भी आपको बात याद रखनी है कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है शशिदानंद सिन्हा को। अब इसके बाद आगे बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर के दिन इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये जो अध्यक्ष थे 9 दिसंबर की पहली बैठक के लिए शशिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जिस कारण इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 13 दिसंबर को और बैठक होती है जिसमें पंडित नेहरू, ये आपको बहुत याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये अध्यक्ष वगैरह आप ये बहुत नॉर्मल सवाल हो जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 13 दिसंबर इसको मैं हटा देता हूँ। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका का प्रस्ताव पारित हो जाता है। ये उद्देशिका संविधान की विशेषता पर आधारित है। यही उद्देशिका आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनती है और इस उद्देशिका में भारतीय संप्रभु गणराज्य की विशेषता के बारे में उल्लेख किया गया था। इसके बाद हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इस संविधान सभा में 15 सदस्य महिलाओं में थी, 15 सदस्य महिला थी। कौन थी? जो कि राजस्थान से एक भी महिला सदस्य नहीं थी। अब इसके बाद 208 कांग्रेस के सदस्य थे। अब 73 मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए थे। यह आपको याद रखना है, ये आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। ये महिलाओं की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं हम भारत के विभाजन में। अब ये संख्या जब संविधान सभा का गठन हुआ तब संविधान सभा में यह संख्या थी 389, लेकिन जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तब संविधान सभा में यह संख्या नहीं रही, बल्कि भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रहे। भारत के विभाजन के बाद बाकी के सदस्य पाकिस्तान चले गए और इतने सदस्य 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में रहे।
जिन सभा के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जब संविधान का गठन हुआ तब संविधान में 389 सदस्य थे, जिनमें से 208 सदस्य कांग्रेस से चुने गए थे और 1973 मुस्लिम लीग से सदस्य चुने गए थे। इनमें से 15 सदस्य टोटल महिला सदस्य थी, 15 सदस्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये संख्या भारत में 299 रह गई। जी हाँ, बाकी के सदस्य पाकिस्तान चले गए। बाकी भारत के विभाजन के बाद ये संख्या 299 रह गई, 299। अब इनमें से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत और 70 सदस्य देसी या से रहेगी। अब ये संख्या पहले 93 हुआ करती थी, इस जब 389 सदस्य थे संविधान सभा में, लेकिन अब भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ये संख्या देशी रियासत के सदस्यों की 70 रह गई है और ब्रिटिश भारत की संख्या अब 229 रह गई है। अब पहले जो कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे सियार, अब जो बलूचिस्तान था वो एक प्रांत पाकिस्तान में चला गया है। अब भारत में केवल तीन ही ब्रिटिश प्रांत कमिश्नरी प्रांत हैं, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग। ये तीन सदस्य ही ये तीन कमिश्नरी प्रांत ही विभाजन के बाद रह गए। एक जो बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान में चला गया है, 299 सदस्य रहे। अब संविधान में केवल 299 सदस्य, 15 सदस्य महिला हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 13 दिसंबर की बैठक हो गई है। आप जानते हैं 13 दिसंबर को पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करा, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। अब 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष आप सभी जानते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में संविधान का प्रारूप तैयार होता है। डॉक्टर बाबा साहब, इस संविधान प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। अब अलग अलग संविधान सभा के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण होता है। बाद 1922 में यंग इंडिया में महात्मा गांधी संविधान सभा की मांग करते हैं। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट में 1928 में मोतीलाल नेहरू संविधान सभा की मांग करते हैं और पहली बार औपचारिक मांग करते हैं 1934 में M.N. रॉय। 1934 में ये जेल से मांग करते हैं और ये औपचारिक मांग है। इसके बाद आधिकारिक रूप से यानी कि औपचारिक रूप से कांग्रेस 1935 में मांग करती है संविधान सभा की, कांग्रेस। इसके बाद 1938 में पंडित नेहरू भी इसकी मांग करते हैं संविधान सभा की। इसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन जो 3 सदस्य मिशन होता है। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस होते हैं। इसमें पैट्रिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर और स्टेवर्ट क्रिप्स होते हैं। 3 सदस्यों की कैबिनेट मिशन भारत में आता है और ये मिशन संविधान सभा के गठन के लिए आता है, संविधान सभा के गठन के लिए। ये मिशन भारत में आकर भारत में 24 मार्च 1946 को आता है। इसके बाद जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए निर्वाचन होते हैं और ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के द्वारा होते हैं, जो भी अप्रत्यक्ष रूप से मत होते हैं। और इसमें 389 सदस्य चुने जाते हैं। 389 में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत और 93 सदस्य किसी इसमें से 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांत से होते हैं। कमिश्नरी प्रांत अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान होते हैं। भारत के बंटवारे के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान चला जाता है और 3 कमिश्नरी प्रांत भारत में रहते हैं। और बंटवारे के बाद ये जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो 299 रह जाती है, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और 70 सदस्य देशी
रियासतों से, इनमें से 15 सदस्य महिला रहती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के गठन के बाद पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को होती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर शशिधरन सिन्हा होते हैं, जो कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद 13 दिसंबर को पंडित नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करते हैं। इसके बाद ये उद्देश्य का प्रस्ताव 22 जनवरी को पारित कर दी जाती है संविधान सभा द्वारा। यही सभी उद्देशिका आगे चलकर भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाती है। इसके बाद आगे चलकर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, और प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं और इनके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर होते हैं। इस प्रारूप समिति का काम संविधान का प्रारूप तैयार करना है, यानी कि ड्राफ्ट तैयार करना है संविधान का। इसके बाद संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और फाइनली ये हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 में तैयार हो जाता है। फाइनली 26 नवंबर 1949 में तैयार हो जाता है संविधान तैयार हो जाता है। इसमें संविधान में जब 26 नवंबर के दिन 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर करते हैं, संविधान पर 284 सदस्य, 15 सदस्य महिला होती हैं, जिनमें से 8 सदस्य महिला हस्ताक्षर करती हैं, और टोटल 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। यह संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हो गया, और इस संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया गया। ये सभी हमारा संविधान पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन उस 26 नवंबर के दिन कुछ अनुच्छेद ही लागू किए गए, बाकी संविधान 26 नवंबर के दिन लागू किया गया। 26 नवंबर के दिन संविधान को लागू करने के पीछे एक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू ने पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया था, और तब से लेकर 15 अगस्त तक 26 जनवरी को ही भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा है। और इसी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए, इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू किया गया। संविधान निर्माण इस प्रकार से हम इसको और भी डीप में पढ़ने के लिए और इसके ऊपर संविधान सभा पर एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। और कुछ बाकी रह गया हो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास इसी संविधान सभा पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।